एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं ऑन स्कॉलरशिप बेस पे एज ए स्टूडेंटशिप, तो यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से अप्लाई की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, इसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें जो है इसकी समझ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो डॉक्टर स्कॉलरशिप है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की तरफ से ऑफर किया जाता है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तानी जो कि न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पहले जो है ना ये स्कॉलरशिप आपको 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन अब 2026 में इन्होंने न्यू अपडेट किया है कि अब ये स्कॉलरशिप आपको जो है ना 4 साल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, 4 साल मतलब कि टोटल अप्रॉक्सीमेट 42 मंथ्स, लाइक 3.5 साल के लिए आपको ये पीएचडी की अपॉर्चुनिटी ऑफर की जाती है। ठीक है, अब इस ऑफ़र के दौरान जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में डॉक्टरेट की, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब स्टाइपेंड पहले जो है ना कम मिलता था, अब उन्होंने जो है ना मज़ीद बढ़ा दिया है, जो कि $35,468 जो कि आपको सालाना मिलेंगे। लाइक अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट होते हैं, तो मैं यहाँ पे इनको 2 PKR में कन्वर्ट करके बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सालाना आपको कितनी स्टाइपेंड या सैलरी आप लगा लें। 2 PKR इंटर करेंगे। ठीक है, अब ये अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, कम से कम 1 करोड़ के करीब मतलब कि 1 करोड़ आपको जो है ना सालाना स्टाइपेंड मिलेगा इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको कोई एक्सपेंसेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी भी देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब ये टोटल ड्यूरेशन जो है ना आपको 4 साल लाइक 42 मंथ के लिए ये दिया जा रहा है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं न्यूजीलैंड में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको इसकी थोड़ी फर्दर डिटेल भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे कि हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई किस तरह से की जाती है, वो मैं आपको प्रॉपर मेथड बता देता हूँ। अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड है, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। जिस भी आप अपने डिज़ायर्ड फील्ड में डिज़ायर्ड रिलेटेड जो डिग्री प्रोग्राम है आपका, और एक चीज़ आपने माइंड करनी है कि आपने प्रोग्राम शफल नहीं करना। जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, जो कि मोस्ट रेलिवेंट और जो आपका रिसर्च एरिया है, उसी को देखते ही आपने फर्दर जो पीएचडी का प्रोग्राम है या रिसर्च एरिया है वो आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, शफल करेंगे इवन कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाएगी तो बाद में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी उसमें स्पेशलिटी जो पहले होनी चाहिए थी लाइक रिसर्च एरियाज़ में या डिग्री प्रोग्राम में, वो आपकी नहीं होती। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। मोस्ट रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और मोस्ट रेलिवेंट पीएचडी के जो रिसर्च एरियाज़ हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि आपको एक्सेप्टेंस के लिए प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये एक रिकमेंडेड स्टेप है। लाइक अगर एक प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी का आपको रिकमेंड कर रहा है तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी फैकल्टी जो है उनको आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, उनसे सुपरविजन के लिए रिकमेंडेशन लेटर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसको यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सिंपल सा मेथड लाइक एप्लीकेशन का है। सिंपल, जैसे कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है, पाकिस्तान में आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं या मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। अब बैचलर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, मास्टर के लिए अप्रॉक्सीमेट नहीं होता, लेकिन पीएचडी के लिए पाकिस्तान में भी स्टूडेंट से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। सेम इसी तरह से सिंपल आप उनके पोर्टल पर जाते हैं, एप्लीकेशन फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट करते हैं, अपलोड करते हैं, और मेरिट लिस्ट या जैसा कि रिज़ल्ट जो मेरिट लिस्ट जो उसका स्केड्यूल होता है उसके मुताबिक वो अनाउंसमेंट की जाती है। सेम इसी तरह से आपने इसमें एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन के बाद जब इनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो आपको आपकी मेल पे मिल जाएगा। ऑफर लेटर आपको अपनी जीमेल पे मिल जाएगी, जिस जीमेल को यूज़ करके आपने एप्लीकेशन सबमिशन करनी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए भी नहीं है जो ऑलरेडी इनरोल्ड है, और कुछ स्टूडेंट ये भी गलती कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ़र लेटर ले लेते हैं, ऑफ़र लेटर लेने के बाद वो अपनी जीमेल को देखना गवारा नहीं करते, लेकिन आपको जीमेल पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि जब किसी भी स्टूडेंट का कोई यूनिवर्सिटी कंडीशनल ऑफ़र रिलीज़ कर दिया, ऑफ़र लेटर जो होती है, अभी कुछ का कंडीशनल होता है, कुछ का अनकंडीशनल होता है।
अगर आप कंडीशनल लेटर रिसीव करते हैं या अनकंडीशनल लेटर रिसीव करते हैं तो साथ ही वो आपको जो उसकी डॉक्टर की स्टूडेंटशिप है या जो स्कॉलरशिप है वो भी ऑफ़र करते हैं कि आया कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं। तो आपको जो है ना वो कंफर्म करना पड़ता है कि जी बिल्कुल मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको सेपरेट अप्लाई नहीं करनी पड़ती। कुछ ऐसा स्कॉलरशिप होता है जिसमें आप यूनिवर्सिटी में पहले इनरोल होते हैं, फिर आप जैसे कि पाकिस्तान से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में बैचलर स्टूडेंट या मास्टर स्टूडेंट या पीएचडी के स्टूडेंट, पीएचडी के लिए ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप नहीं होते। बैचलर स्टूडेंट जब जैसे कि कोई ऐसा स्कॉलरशिप था, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे थे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो उसी ड्यूरेशन के दौरान वो ऐसा स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते थे थ्रू HEC ऑनर पोर्टल के थ्रू, फिर उनका स्कॉलरशिप लगता था। लेकिन यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है, डायरेक्टली आपको स्कॉलरशिप विद एडमिशन जो है ना मिल जाता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। मेरे फोकस क्या करना है, आपने जीमेल पे फोकस करना है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें जी स्कॉलरशिप ऑफर बाय, ये पुराना स्केड्यूल है, हमने इसको स्किप कर देना है। हमने आ जाना 2026 वाले इनटेक में जो कि अभी न्यू है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ यहाँ पे स्केड्यूल मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी 1 नवंबर वाला इनटेक ख़त्म हो गया, नो इशू। अब ये 2nd वाला अप्लाई करें, 1 Feb 2026 वाला अप्लाई करें। इसमें नहीं अप्लाई करना चाहते हैं 1 मई 2026 तक अप्लाई करें। इसमें भी अप्लाई नहीं करना चाहते हैं 1 अगस्त 2026 में अप्लाई करें। अब इन स्केड्यूल में से किसी भी स्केड्यूल को यूज़ करके आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल स्केड्यूल है, कम से कम 4 इनटेक्स हैं, ठीक है। एक की यहाँ पे यहाँ पे देखें ये इनटेक्स हैं, मैं आपको यहाँ पे जस्ट मेंशन करके बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप 1 Feb 2026 तक अप्लाई करेंगे, 1 April 2026 आपका स्कॉलरशिप लग जाएगा। 1 मई 2026 तक अप्लाई करेंगे, 1 जुलाई 2026 का आपका स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगा। तो ये इनका स्केड्यूल है, इसको आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट अर्ली रिकमेंडेड होता है, जितना जल्दी आप अप्लाई करते हैं या जितना जल्दी आप प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करते हैं फॉर रिकमेंडेशन, उतने आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए आपको जस्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे मेहनत करनी पड़ेगी, और ये भी आपको रिकमेंडेड है। अभी टाइम है बड़ा 1 Feb है, अभी भी आपके पास 1.5 मंथ है बड़ा। आप पहले 15-20 दिन प्रोफेसर को रजिस्टर करें, वहाँ से रिकमेंडेशन लें, उसके बाद इसके पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइनलाइज करेंगे। 15-20 दिन तक आपको ऑफ़र मिलेगी, ऑफ़र या रिकमेंडेशन मिलेगी प्रोफेसर की। फिर 10-15 दिन आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे लगेंगे जो यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर्ड करेगी। तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स विदाउट AI होने चाहिए, विदाउट प्लेजरिज्म होनी चाहिए, विदाउट ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, ChatGPT से रिटर्न करवा के एक वर्ड में पेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसको रिव्यू करना भी गवारा नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, स्पेसेस एरर्स होते हैं, इवन के वहाँ पे कुछ लाइन्स इंटर हुई पड़ी होती हैं सेंटर्स में जो कि वो इररिलेवेंट होती हैं। क्लियरली जो भी एक प्रोफेसर देखते हैं उनको पता चल जाता है कि ये टोटली AI जनरेटेड है, ठीक है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी होती है। अगर आप जनरेट भी करते हैं तो कम से कम उसको रिव्यू कर लिया करें, उसका ग्रामेटिकल एरर चेक कर लिया करें, स्पेसेस चेक कर लिया करें, कहीं पे लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है, इररिलेवेंट दी हुई है, जहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है तो उनको रिमूव कर दिया करें, उनका जो AI है वो रिमूव कर दिया करें, फिर जो है अपलोड कर दिया करें। क्योंकि किसी भी स्कॉलरशिप की रिजेक्शन जो मैटर करती है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पर मैटर करती है, इसी वजह से आपकी जो है ना रिजेक्शन होती है। अब ये भी नहीं होता कि किसी बच्चे की CGPA नहीं है जी मेरा स्कॉलरशिप नहीं लगना, स्कॉलरशिप CGPA डिपेंडेंट नहीं होता। इसके अलावा आपका 30% में अगर आपको बता सकूँ आपका एकेडमिक डिपेंडेंट होता है, 70% आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे होता है। जितनी अच्छी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में मैक्सिमम स्टूडेंट ये डिपेंडेंट करते हैं जी मेरी CGPA तो है ही कम, मेरा तो स्कॉलरशिप लगना ही नहीं है। वो फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी CGPA 3.7, 3.8 या 3.9 या 4/4 भी होती है, तो वो बड़े जोर से एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, इधर उधर से कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंटेशन बना के जी मेरा तो स्कॉलरशिप लग जाना, मेरी इतनी बड़ी CGPA, तो उनकी भी रिजेक्शन आ जाती है। उनकी रिजेक्शन भी इसी वजह से होती है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं होती, ठीक है। कॉपी पेस्ट लेते हैं या किसी से सजेशन लेते हैं, ठीक है, या किसी से कहते हैं कि जी किस तरह से इसको बनाया जाता है, वो फिर रिकमेंड करता है जी फलां चैनल, फिर वो सारा चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं, इधर उधर से डाटा कलेक्ट करके उनको कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर देते हैं। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको अपनी सारी राइटअप करनी पड़ती हैं। अगर किसी से बनवाते भी हैं तो सारी मोटिवेशन शेयर करें, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट शेयर करें, अपना पर्सनल रिसर्च स्टेटमेंट शेयर करें, ठीक है। आपका इंटरेस्ट क्या है, आप एक रिसर्च प्रपोजल बनवाते हैं, रिसर्च प्रपोजल जो आपका होना चाहिए, आपकी प्रीवियस जो रिसर्च है आप उसको देखें, उसी के मुताबिक अपना टाइटल चूज़ करें। टाइटल चूज़ करने के बाद आप किसी से भी बनवा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन देखें, लिटरेचर रिव्यू देखें, रिसर्च गैप्स देखें, या उसके बाद
मेथोडोलॉजी चेक करें, उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट चेक करें। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको खुद चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि रिसर्च आपने करनी होती है। जब तक आपको ही पता नहीं होगा कि रिसर्च प्रपोजल है क्या, ये किस तरह से बना हुआ है, बना बनाया आप कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर देंगे तो वो कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता। रिसर्च प्रपोजल भी अगर बना हुआ हो किसी से तो 3-4 मरतबा रिव्यू करना पड़ता है, उसमें काफ़ी सारे एरर्स होते हैं, वन टाइम कोई भी 100% चीज़ करेक्ट नहीं बनती। ठीक है, प्रपोजल पे अभी आपने फोकस रखना है। आप उसको रिव्यू करें, 2-3 बार रिव्यू करें, 4 बार रिव्यू करें, उसका प्लेज चेक करें, फिर जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन आपने अपलोड करनी है। ये नहीं लाइक अगर 50% मैं बताऊँ ना, 50% आपकी जो सिलेक्शन डिपेंडेंट होती है वो प्रपोजल पे भी डिपेंडेंट होती है। लेकिन आप प्रोफेसर को जब कॉन्टैक्ट करेंगे विदाउट प्रपोजल आप कर सकते हैं। विदाउट प्रपोजल वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देगा। अगर वो डिमांड करता है जी आप प्रपोजल शेयर करें, फिर आपने प्रपोजल उसके साथ शेयर करना होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो फिर पहले प्रपोजल बना रहे होते हैं, फिर एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर मल्टीपल प्रोफेसर को रीच आउट कर रहे होते हैं, जिनकी प्रोफाइल पढ़े बगैर, जिनकी रिसर्च इंटरेस्ट का नहीं पता होता, जिनकी पब्लिकेशन का नहीं पता होता, फिर लेकिन उनको मेल कर देते हैं तो उनको रिस्पांस कभी भी नहीं आता, प्रोफेसर रिस्पांस नहीं करता उनको। तो ये अगर रेलिवेंट को भी अगर आपने रीच आउट करना होता है तो आप प्रोफेसर की प्रोफाइल पढ़ें, उसका रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ें, उसके PhD प्रोजेक्ट्स पढ़ें और उसको चेक करें कि PhD स्टूडेंट वो इनरोल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसकी पब्लिकेशन पढ़े, ईमेल बॉडी में थोड़ी सी उसकी प्रेफरेंस जो पब्लिकेशन है ऑलरेडी उनको एज ए रेफरेंस आप ईमेल बॉडी में अटैच करें, ताकि प्रोफेसर को भी पता चल सके जो बच्चा मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहा है एटलीस्ट उसने मेरी प्रोफाइल पढ़ी है, मेरी प्रोफाइल पढ़ने के बाद ही मुझे कॉन्टैक्ट कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं कि बस प्रोफेसर मिल गया, नेम मिल गया, जस्ट या रिसर्च इंटरेस्ट देखा, उसके बाद ईमेल कॉपी करके बस सिंपल सी प्रॉम्प्ट बना के सेंड कर दीजिए मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, ये रिकमेंडेशन चाहिए। जो तो ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती हैं। आप उनकी पब्लिकेशन पढ़ा करें, उनका रिसर्च एरिया पढ़ा करें, प्रोजेक्ट पढ़ा करें, बुक्स अगर उसने रिटर्न की हुई वो देखा करें, ना पढ़ें कम्प्लीटली, लेकिन एज ए रेफरेंस तो ऐड आप कर सकते हैं ना। अगर आप ऐड भी कर सकते हैं तो बाजू का अगर कोई प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो वो भी आपसे 1-2 क्वेश्चन कर सकता है कि आया कि ईमेल बॉडी में आपने ये जो मेंशन की है ये कहाँ से आपने मेंशन किया है। ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप PhD किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब इनमें से किसी भी इनटेक में आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब गारंटीड ये स्कॉलरशिप आपको मिलता है, ठीक है, टोटली। मज़ीद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फैकल्टी, यहाँ पे देखिए जी, डॉक्टर स्कॉलरशिप स्ट्रेटजीज एंड अपॉर्चुनिटीज़। ईच फैकल्टी लार्ज स्केल रिसर्च इंस्टीट्यूट University Research Center URC will advertise their scholarship opportunities and strategies for selection on their website। अब जो भी PhD की अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइज होती है, क्योंकि एक स्टेपेंड होता है, लाइक आपकी मंथली सैलरी होती है, अब 1 करोड़ आपको दे रहे हैं सालाना, ठीक है। अब उसको पर मंथ आप डिवाइड करें तो कितने लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। पर मंथ आपको वो मिले, बाकी भी सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिले, तो इसको अप्लाई करने के लिए ये सारे कॉलेज दिए हुए हैं। इसको आपने विजिट करना होता है हर फैकल्टी को, जिस भी फैकल्टी के अंडर आपका प्रोग्राम अवेलेबल है, रिसर्च एरिया अवेलेबल है, उसी की गिवन रिक्वायरमेंट, उसी का गिवन मेथड आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये कॉलेज के लिंक्स दिए हुए हैं, लाइक इसको आप विजिट कर लेंगे, विजिट करेंगे तो इसकी फैकल्टी जो है ना ओपन हो जाएगी, ठीक है। मज़ीद इसके एक्स्ट्रा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट विजिट करके खुद भी इसका तमाम तर डाटा या ओवरव्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम इसी तरह से ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड डॉक्टर स्कॉलरशिप भी एडवर्टाइज वो पड़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्टनरशिप अपील अवार्ड। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डॉक्टर में करना, तो फाइंड आउट मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, डॉक्टर स्कॉलरशिप की। इसके अलावा भी मल्टीपल स्कॉलरशिप होते हैं जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ देखिए, नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, PhD DM, ये लाइक PhD के लिए प्रोग्राम है। 1 नवंबर डेडलाइन है। असिस्टेंट में स्टडी, नंबर ऑफर मल्टीपल्स हैं, 4 साल के लिए आपको दिए जाते हैं, वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल रेगुलेशन आप पढ़ लेंगे, हाउ टू अप्लाई का मेथड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें लाइक जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यू डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, अवार्ड प्राइज आर कंप्लीट विद एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इट इज़ अवॉर्डेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रेलिवेंट फैकल्टी, लाइक यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करेगी, ठीक है, आपके सिलेक्शन पे। हेल्प एंड सपोर्ट लेना चाहते हैं, डिस्क्लेमर लेना चाहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपने इसकी वेबसाइट की विजिट करनी है और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपने एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।